जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। मध्य प्रदेश में नक्सलवाद को लेकर सरकार के बड़े दावे के बाद अब सियासत और तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि प्रदेश की धरती पर अब कोई भी नक्सलवादी मौजूद नहीं है। सरकार सिर्फ 35 साल पुरानी बीमारी पर मिली ऐतिहासिक जीत बता रही है, लेकिन अब कांग्रेस इस दावे को लेकर बीजेपी को घेरने मैदान में उतर आई है। कांग्रेस का सवाल है कि क्या नक्सलवाद सच में पूरी तरह खत्म हो चुका है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक दावा है। क्या जमीनी हकीकत भी सरकार के आंकड़ों की पुष्टि करती है? और अगर नक्सलवाद खत्म हुआ है तो फिर लगातार चल रहे अभियानों और सतर्कता की जरूरत क्यों बताई जा रही है? कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नक्सलवाद के मुद्दे पर राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, जबकि यह लड़ाई सालों से जवानों, स्थानीय प्रशासन और आम जनता की साझी लड़ाई रही है। सवाल यह है कि क्या यह अंतिम जीत है या अभी भी चुनौती बाकी है? विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। बालाघाट एक समय ऐसा जिला जिसका नाम सुनते ही डर, हिंसा और असुरक्षा की तस्वीर सामने आ जाती थी। आज वही बालाघाट विजय और विश्वास का प्रतीक बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट पहुंचे। आगमन के बाद उन्होंने सबसे पहले शहीद स्मारक पहुंचकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और नक्सली मुठभेड़ में अदम्य साहस दिखाने वाले जवानों को क्रम से पूर्व पदोन्नति देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मंच पर संबोधन के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर अब कोई नक्सलवादी नहीं बचा है। यह हमारे लिए संतोष भी है और गर्व भी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2025 में अब तक के 10 सर्वाधिक हार्डकोर सशस्त्र नक्सलियों को हमारी पुलिस ने मार के ढेर किया है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी चुनौती और आगे बढ़ रही है, इसलिए कि हमने अपना एक बड़ा अभियान की पूर्ति की है, लेकिन भविष्य में हमारी सरकार के माध्यम से वो सारे प्रबंध कर रहे हैं कि अब दोबारा इस स्थान पर यहां नक्सलवादियों को अपने पैर जमाने के लिए कोई जगह नहीं मिलने वाली है। ये सारे प्रबंध हमारी सरकार के माध्यम से प्रारंभ करने का निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि अभी तक ना तो इस बारे में कोई रिकॉर्ड है और ना ही डेटा, ना ही किसी केंद्रीय एजेंसी ने मध्य प्रदेश को नक्सली मुक्त होने की बात कही है। सीएम साहब घोषणा करते हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं। पहले तो मोहन यादव जी ये बताएं कि कौन सी रिपोर्ट केंद्र सरकार की उनके पास है और केंद्र सरकार ने ऐसे कौन से आंकड़े जारी कर दिए जिससे कि मध्य प्रदेश नक्सलवाद मुक्त हो गया है। नक्सलवाद मध्य प्रदेश मुक्त होना चाहिए, ये सबकी चाहत है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से बयान देते हैं उनकी कोई गंभीरता नहीं रहती, उनका कोई अध्ययन नहीं रहता है। लगातार मोहन यादव जी प्रदेश में जो घोषणाएं सीएम रहते हुए शिवराज सिंह चौहान करते थे, आज उसी राह पर मोहन यादव जी चल चुके हैं। हर जगह जाते हैं और हर जगह एक नई घोषणा करने का काम करते हैं, जिसका वास्तविक धरातल से कोई लेना देना नहीं होता। मध्य प्रदेश में नक्सलवाद को लेकर सरकार के बड़े दावों के बाद अब सियासी टकराव खुलकर सामने आ गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इस दावे पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को राजनीतिक घोषणा से नहीं बल्कि आधिकारिक रिकॉर्ड, आंकड़ों और केंद्रीय एजेंसियों की पुष्टि से आंका जाना चाहिए। पार्टी का आरोप है कि सरकार बिना किसी औपचारिक घोषणा या रिपोर्ट के इसे पूरी तरह समाप्त मान रही है। तो वहीं सरकार का तर्क है कि सुरक्षा बलों की निरंतर कार्यवाही, रणनीतिक अभियानों और विकास कार्यों के चलते नक्सल नेटवर्क पूरी तरीके से टूट चुका है और हालात पहले से कहीं बेहतर हुए हैं। अब सवाल यही है कि क्या मध्य प्रदेश वाकई नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो चुका है या फिर सतर्कता और संघर्ष अभी भी जारी रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल, स्वराज एक्सप्रेस। तो देखा आपने पूरे नक्सल मोर्चे को लेकर, बालाघाट जिले को लेकर जो है मध्य प्रदेश को लेकर इस समय जो है चर्चाओं का विषय मुद्दा बना हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। एक पैनल जुड़ा हुआ है, पहले परिचय करवा देता हूं, उसके बाद हम चर्चा पे जाएंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं।
साथ ही संगीता शर्मा जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही डॉक्टर भूपेंद्र सुलेर जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल जो है डॉक्टर दुर्गेश जी आपसे ही कर लेते हैं। जिस तरीके से आज की जो तस्वीर सामने आई है बालाघाट जिले को लेकर, जहां पर 60 जवानों को जो है आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं उनकी जो है मनोबल को उनको जो है बढ़ाया गया है, उनकी कार्य क्षमता को जो है बढ़ाया गया, वृद्धि की गई है। इसको कैसे देखें? साथ ही आज सीएम ने कहा है कि बालाघाट जिला जो है नक्सल मुक्त हो गया। इसको लेकर विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। उनके सवालों को लेकर भी क्या कहेंगे दुर्गेश जी? देखिए कपिल जी, निश्चित रूप से माननीय अमित भाई शाह जी का धन्यवाद, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद, जो एक लंबे समय से नक्सल समस्या थी प्रदेश में, हम उनको शने शने धीरे धीरे करके जिलों से निकालते निकालते हम बालाघाट और इस तरफ एक तरफ खींच के ले गए। और निश्चित रूप से लंबे समय से आप देखेंगे जो कांग्रेस के नेता आज हम पे आरोप लगाने का काम करते हैं, वो अपने नेता कावरे जी को नहीं बचा पाए, नक्सली हमले में वो मारे गए थे, तो गृह राज्य मंत्री थे उस वक्त। और हमने धीरे धीरे करके फिर चाहे दस्यु समस्या हो, कैसे मध्य प्रदेश में चारों तरफ गिरोह थे, संगठित अपराध होता था उस समय पे, हमने उसकी कमर तोड़ने का काम किया। कैसे सिमी का आतंक हुआ करता था मध्य प्रदेश में, उसको अगर ध्वस्त करने का काम किया तो हमने किया। मध्य प्रदेश में जो एनवायरमेंट बनाने का काम किया वो हमने किया। और इन सब चीजों को हटाते हटाते हम देखिए आज हम नक्सल मुक्त वहां से भी हो गए। और हमारी जो टीम है जिन्होंने सतत बड़े बड़े अपराधी नक्सलियों को पकड़ने का काम किया, और अन्य जैसे आपने कहा कि हमने जो हॉक फोर्सेस थे उनके बजट में बढ़ोतरी किया, हमने सशक्तिकरण करते हुए कान्हा के जंगलों से लेकर बालाघाट की पहाड़ियों तक मुख्यमंत्री खुद सुरक्षा बलों के पास जाकर उनका मनोबल बढ़ाए। और अन्य हम हमेशा अपनी जो फोर्सेस हैं उसके साथ खड़े रहे। और इसका ही कारण है कि सशक्त जब नेतृत्व होता है तो आप ये देखते हो कि बड़ी से बड़ी दस्यु समस्या क्यों न हो उसको समाप्त करने का काम किया, बड़ा सा बड़ा सिमी का आतंक क्यों न हो उसके फन को कुचलने का काम किया। अब नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश है, अन्य प्रदेशों में भी आप देखें धीरे धीरे करके उसको उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम और अन्य जो है उनको करने का काम हमारी सरकार कर रही। कांग्रेस को आरोप लगाने दीजिए जो अपने समय पे दस्यु समस्या नहीं हटा पाए, जो अपने समय पे सिमी के आतंक को नहीं ध्वस्त कर पाए, नक्सल समस्या से नहीं लड़ पाए, वो हम पर आरोप लगाते हैं, ये हास्यास्पद है। संगीता जी, जिस तरीके से आज की जो तस्वीर सामने आई है, जहां पर 60 जवानों को हाल ही में जो मुठभेड़ हुई थी, जहां पर हमारे आशीष जवान जो है शहीद हो गए थे, उस मोर्चे के खिलाफ, नक्सल मोर्चे के खिलाफ आज जो अगर पुरस्कार मिला है, प्रोत्साहन मिला है, तो उसमें हर्जी क्या है? साथ ही बात की जाए हर बात में सबूत की आवश्यकता होती है। आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि कहां है वो सूची, कहां है वो पत्र जहां पे नक्सल मुक्त बालाघाट कर दिया गया है? कम से कम संवेदनशील मुद्दों को तो ध्यान में रखना चाहिए संगीता जी। देखिए कपिल जी, हम भी चाहते हैं कि नक्सलवाद किसी भी तरह से हमारे प्रदेश में नहीं होना चाहिए। और इसके पहले जो भी नक्सलवाद चल रहा था 1990 से अगर ये नक्सलवाद चल रहा था, तो आप देखेंगे कि हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर जिन लोगों ने सरेंडर किया है, अब आप केंद्रीय एजेंसियां लगाकर और उन पर पाबंदी लगा रहे हैं, तो केंद्रीय अगर सच में नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो गया है तो हमारी केंद्रीय एजेंसियां क्यों अब हटाई नहीं जा रही है? एक सवाल। दूसरा सवाल हमारा ये है कि मुख्यमंत्री जी वहां का दौरा करके दिखाएं, एक बार वहां जाएं, लोगों से के बीच मिले। मुख्यमंत्री खुद को सुरक्षित नहीं समझते हैं, इसलिए उन स्थानों पर जहां नक्सलवाद था वहां होकर कभी नहीं आए। दूसरी बात कि पूर्व सीएम जो थे वो भी नहीं जाते थे। तो अब आप बताइए कि जो खुद अपनी पीठ थपथपा कर ये कह रहे हैं कि हमने नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त कर दिया है, तो इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि आपने शिक्षा, स्वास्थ्य और जो सुरक्षा, इसके अलावा न्याय, है ना, आर्थिक स्थिति, ये सब मजबूत करनी है। आज देखिए कि सबसे ज्यादा अगर पलायन किया जा रहा है तो इन नक्सल एरिया में ही किया जा रहा है। बालाघाट, डिंडोरी, इन क्षेत्रों में आप देखिए कि पलायन लगातार जारी है। आप उनको ऐसा क्या दे रहे हैं? जिन्होंने सरेंडर किया है उनके लिए आपने क्या किया? तो हमारे सवाल हम चाहते हैं, विपक्ष की तरफ से हम भी यही चाहते हैं
कि हमारा मध्य प्रदेश सुरक्षित रहे, नक्सलवाद रहित रहे, परंतु कुछ सवाल हैं जो जिन्होंने सरेंडर किया है उनके लिए सरकार ने क्या किया है और सरकार उनको आगे क्या करने जा रही है, ऐसा कोई भी बात आज मुख्यमंत्री जी ने नहीं कही है। और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इन बातों को स्पष्ट करें कि प्रदेश की जनता के अंदर भय ना हो, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कि जिस तरीके से नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैक्सिमम केसेस ऐसे ही हुए हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, उनको पूरा सपोर्ट नहीं मिलने के कारण, और जिस तरीके से उनका परिवार आज परेशान है, पलायन करने को मजबूत है, उनके लिए सरकार क्या कर रही है, ये हमारा सवाल है जिसका जवाब भाजपा। बिल्कुल संगीता जी, बस उनसे जवाब लूंगा केसवानी से, लेकिन मेरा एक सवाल और है। आपको क्या लगता है जो कांग्रेस की सरकार रही है इतने सालों तक, कांग्रेस वर्सेस अगर बीजेपी कहा जाए तो कौन सी सरकार बेहतर काम कर पाई है कम दिनों में? देखिए 15 महीनों की सरकार हमारी रही है, पर अगर हम नहीं, दिग्विजय सिंह शासनकाल की बात कर रहा हूं, जहां पर गृह राज्य मंत्री कांग्रेस, पूरा बोल रहा हूं, 15 महीने का कार्यकाल नहीं बोल रहा हूं आपसे। क्या बीजेपी सरकार सही से काम कर पा रही है, नहीं कर पा रही है? हालांकि विपक्ष की भूमिका में आप सही नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए, 15 नए स्थायी कैंप की स्थापना, 882 स्पेशल सपोर्ट स्क्वाड पोस्ट मंजूर किए गए हैं, आज 100 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया गया है। क्या ये बहुत कुछ नहीं है वहां के लिए? देखिए मैंने तो ये स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार यदि कुछ कर रही है, उन लोग के पलायन पर रोक कुछ कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर जो आज देखिए मुंबई दिल्ली में जो पलायन करके डिंडोरी बालाघाट के लोग जा रहे हैं, तो उस पर क्या सरकार का सोच है, क्या विचार है, उनके लिए सरकार क्या करना चाहती है? हमारा तो ये कहना, तेंदुपत्ता श्रमिक है, आदिवासी एरिया है, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं वो कुछ भी स्पष्ट तौर पर सरकार नहीं बता रही है। और जब माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी उस वक्त से ही नक्सलियों पर जो है बंदिश लगाने का काम शुरू कर दिया गया था। बाद में भाजपा की सरकार बनी, इस भाजपा की सरकार ने भी उसी कार्य को आगे बढ़ाया। किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियां, केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर मौजूद रहते थे और उनको सरेंडर करने पर मजबूर करने का काम भी हमारी पूर्व की सरकारों ने किया है। अभी माननीय कमलनाथ जी की सरकार में भी नक्सल क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए, हमारे लिए भी खुशी की बात है। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन है तो संगीता जी बस कुछ 52 दिन का समय और बचा है, तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए बिल्कुल 52 में नहीं होना चाहिए, लोकल जो जमीनी स्तर पर जो होना चाहिए हम उसकी बात कर रहे हैं। तो राज संगीता जी, इतने सारे नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से कैसी तस्वीरें आ रही हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जैसी भारी तादाद में आत्मसमर्पण हो रहा है, उससे तो यही लग रहा है ना कि 31 मार्च 2026 की तारीख जो डेडलाइन है वो वास्तविकता में सही साबित होगी। बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश सुरक्षित रहे, नक्सलवाद समाप्त हो, और हम इस तारीख का भी इंतजार कर रहे हैं कि इस तारीख के बाद कोई घटनाएं ना हो। हमारी तो यही इच्छा है, विपक्ष कभी नहीं चाहता है कि जनता के हित में ही कार्य हो, हमेशा विपक्ष यही चाहता है। हमारी केवल यही मांगे थी कि जो पलायन कर रहे हैं, बिल्कुल मैं उसका जवाब लूंगा, जो सरेंडर कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? सवाल लाजमी है, मैं जवाब लूंगा केसवानी जी से। फिलहाल जो है भूपेंद्र जी का रुख कर लेता हूं। और डॉक्टर सुलेरी जी, क्या लगता है जिस तरीके से आज की जो तस्वीर सामने आई है, 60 जवानों को, जो हाकोर्स के जवानों को, पुलिस के जवानों को जो है आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है, क्या माना जाए? ये बिल्कुल जो जवान आत्म साहस का परिचय देते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर मध्य प्रदेश को, बालाघाट को सुरक्षित रखते हैं, सही है, लेकिन कांग्रेस के भी अपने सवाल हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नक्सल मुक्त बालाघाट हुआ है, ऐसे में सर्टिफिकेट मांगा गया, कौन सा वो पत्र है जहां पर केंद्रीय एजेंसियों ने उसको नक्सल मुक्त किया है, सरकार ने किया है? क्या हर जगह पे सबूत मांगना उचित है? और जिस तरीके से नक्सलवाद की जो कमर तोड़ी गई है बालाघाट, उसको लेकर क्या कहेंगे सुलेरी जी? और इसलिए सुनिश्चित कार्यक्रम बनाया जाता है। देश में सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, देश में 12 राज्य हैं जो कि नक्सलवाद से ग्रस्त। अब हम थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि पर जाना चाहेंगे। सन 1960 में नक्सलवाद की उत्पत्ति हुई। ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के बाद से नक्सलवादी एक डॉक्टर सुलेरी जी, मैं आपको रुकना चाहूंगा, आपको ऑडियो जो हम तक क्लियर नहीं पहुंच रहा है, टेक्निकल टीम काम कर रही है, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक दुर्गेश जी, आपसे संगीता जी के सवाल, उनका जवाब आपसे ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उनके लिए क्या योजनाएं हैं, उनको कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा, साथ ही जो पलायन हो रहा है आदिवासी बाहुल क्षेत्र से, डिंडोरी से, बालाघाट से, उसके लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी है? देखिए कपिल जी, संगीता जी ने जो जवाब प्रश्न पूछे हैं उसका तो जवाब दूंगा ही नहीं, पर ये वो नहीं बता पाए कि दिग्विजय सिंह टाइम पर उनके
नक्सलों के उनको रोकने के क्या योजनाएं थी, क्या काम किए इन्होंने। ये तो सड़क बिजली पानी नहीं दे पाया, तो ये बाकी समस्याओं पे क्या ध्यान देते। ये तो वो सरकार थी और वही कमोवेश कमलनाथ जी के समय थी। अब जो इनका पुनर्वास होने का काम है, तो आर्थिक सहायता के रूप में उनको 15,000 से 35,000 तक एक मुफ्त आर्थिक सहायता दी जाती है, जो समर्पण करते हैं। उसके बाद उनको जीविका भत्ता के रूप में 6,000 रुपए की राशि दी जाती है, जो जब तक वो नौकरी किसी इसमें नहीं होते हैं। और उसके बाद स्किल ट्रेनिंग की बात है, उनके स्वास्थ्य की, उनकी शिक्षा की, ये समुचित व्यवस्था जो नक्सल पुनर्वास 2024 की योजना है, वो निश्चित रूप से लाभकारी साबित हुई है। जो हमारी सरकार की योजना है उससे वो प्रभावित हुए और उन्होंने निश्चित रूप से समर्पण करने का काम किया। हम निश्चित ही आज मध्य प्रदेश को फ्रेंडली एनवायरनमेंट देने में कामयाब हुए हैं। भाजपा सरकार हमारी, जब से हमने सरकार संभाली है, आज इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, उद्योग क्रांति के माध्यम से, कृषि के रकबे बढ़ाने के माध्यम से, सड़क रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के माध्यम से हमने पूरे काम किए। और यह हमें कांग्रेस के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कपिल जी। हमें जनता आशीर्वाद दे रही है और पिछले 22 सालों से जनता हमको सतत आशीर्वाद देती आ रही है। यह इस बात का द्योतक है कि हम जन आकांक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं। और जब हम जन आकांक्षाओं पे खरे उतरते हैं तो हमें न तो इनके सर्टिफिकेट की चिंता है, न क्या ये अपने समय पे इनको, संगीता जी को आज तो यह बताना चाहिए था कि 10वीं समस्या पनपी क्यों, उसको खत्म करने का काम इन्होंने क्यों नहीं किया। सिमी के आतंक को ध्वस्त करने का इन्होंने काम क्यों नहीं किया। नक्सल में तो इनके गृह राज्य मंत्री तक कांवरे जी को नक्सलियों ने घर में घुसकर उनको मारा था। तब ये सरकार कुछ नहीं कर पाई। अब क्वेश्चन लगाकर, प्रश्न पूछकर ये अपनी इतिश्री करना चाहते हैं। कांग्रेस जनता से अपना विश्वास खो चुकी है। जनता इन पर विश्वास नहीं कर रही है और जनता भी ये समझने लगी है। और संगीता जी, मेरा भी आपसे निवेदन है, आप भी इस बात को समझ लो कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, उसकी सवारी से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप चिंता ना करें दुर्गेश जी, आप चिंता ना करें। और आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि आप जिस दिग्विजय सिंह जी की सरकार की बात कर रहे हैं कि शिक्षा नहीं था, स्वास्थ्य नहीं था, उन्हीं दिग्विजय सिंह की सरकार में आपका एजुकेशन हुआ है, उन्हीं स्कूलों में हुआ है जो सरकार ने हम स्कूल बनाए थे। और मैं कपिल जी, मेरी और आपकी एजुकेशन शायद उन्हीं स्कूलों में पढ़कर हुआ है जो आज आप इस मंच से बैठकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आज जैसे मुख्यमंत्री जी ने अपनी पीठ थपथपाई, मैं उस काल की पीठ नहीं थपथपा रहा हूँ, उनके काल की बिल्कुल भी नहीं। उनका काल तो एक बंटाधार युग के रूप में देख रहा है पूरा प्रदेश। बंटाधार युग था वो, बंटाधार, जिसमें सिर्फ एक ही उद्योग चमका, वो है इन्वर्टर उद्योग। बाकी सब उद्योगों की सत्यानाश कर दी दिग्विजय सिंह जी। आज तक आप मरम्मत नहीं कर पाए, उन्हीं स्कूलों को आज तक आप डेवलप नहीं पाए, जर्जर कर दिया। अरे हम तो सीएम राइज के माध्यम से, आप स्कूल शिक्षा के माध्यम से हम सब काम कर ही रहे हैं, पर आप कहाँ खड़े हो? आप सिर्फ आरोप और आलोचनाएं करते हुए दिख रहे हो। जनता इसको अच्छा नहीं मानती है संगीता जी। यही कारण है कि आप इतने लंबे समय से विपक्ष में डटे हुए हो। वजह से आपको लाइट, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा सब प्राप्त हुई है। आप उस सरकार को नकारा नहीं कह सकते, क्योंकि उसी सरकार के काम को 10% नकारा थी, उसमें तो सिर्फ इन्वर्टर उद्योग चलता था। इन्वर्टर उद्योग के अलावा कौन सा उद्योग था उसमें? उस सरकार में आप ये बताइए, इन्वर्टर उद्योग के अलावा कौन सा उद्योग था? कभी कभी लाइट आती थी, अब तो कभी कभी जाती है। ये फर्क है। और उस फर्क को आपने भी तारीफ की है, कांग्रेस भी तारीफ करती है, कमलनाथ जी भी तारीफ करते रहे इसको बात बात। तो मुझे लगता है कि हाथ करना को आरती क्या, पढ़े लिखे को भारती क्या संगीता जी, जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। बीच में बोलकर डिबेट को खराब करने का काम ना करें। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ। आप मेरे समय पे बोल रही हैं, आप मेरे समय पे बोल रही हैं। अच्छा हुआ आपको ज्ञान हो गया कि बीच में बोला जाता है तो वो समय खराब करना होता है, डिबेट को खराब करना होता है। चलिए दुर्गेश जी, संगीता जी, दोनों को रोकना चाहूंगा, सीधा सुलेरी जी का रुख करूंगा। दुर्गेश जी, समय का अभाव है, चर्चा को सार्थक बनाए। संगीता जी, चर्चा को सार्थक बनाए, समय का अभाव है। डॉक्टर सुलेरी जी, जिस तरीके से आज जो तस्वीर सामने आई, क्या कहते हैं? और कांग्रेस के जो अपने सवाल, उन सवालों को लेकर भी क्या कहेंगे? सुलेरी जी। देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत सफलता है। देश के गृह मंत्री ने कहा था कि 30 मार्च तक भारत पूरा नक्सल मुक्त हो जाएगा। भारत में जो नक्सल आया वो 1960 में आया, दार्जिलिंग के थ्रू आया। दार्जिलिंग में वहां के जो जमींदार और वहां मजदूर थे, उनके बीच में संघर्ष हुआ 1960 में। उसके तहत बहुत से
हथियार उन लोगों ने लड़ना शुरू किया और जिसके तहत 78 पुलिसकर्मी मारे गए। उसके तहत ये फिर ये बिहार और पूर्वोत्तरी राज्यों में मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और राज्यों में फैल गया। फिर इसके बाद 1980 में सीता मलैया जो उनके नेता थे, उनका संगठन अलग हुआ और वह माले ग्रुप से वो पीडब्ल्यूजी ग्रुप बन गया और उसके तहत 2004 में ये फिर से सक्रिय होने लगे। तो जो मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश संपूर्ण जब मध्य प्रदेश था तो वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में था। तो उसके बाद जब विभाजन हुआ तो वो कम से कम 4 जिलों में मध्य प्रदेश, जैसे मंडला है, बस्तर है और बालाघाट है, इस जिलों में सीमित हो गया। लेकिन सरकार ने इस पे एक बजट बढ़ाया और वो बजट 61% बढ़ा और 61% जो 4000 करोड़ था वो एक, आप मानिए जो वो 6000 लगभग 7000 करोड़ के लगभग पहुंच गया, जिसके कारण वहां के खुफिया तंत्रों के साथ एक समन्वय बनाया और सरकार के साथ कोरिलेशन बना। आप देखिए छत्तीसगढ़ में इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय ज्यादा काम नहीं हो पाया, लेकिन जब बीजेपी सरकार आई तो उसके साथ उनका जो केंद्रीय दल था जो माओवादियों का था, जिसमें 45 लोग सदस्य थे, 21 दिनों में उन्होंने 32 लोगों को मार दिया। उसमें हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए, लेकिन साथ साथ उसमें 100 चौकियां बनाई गई वहां। और जो आंध्रा और तेलंगाना के क्षेत्र लगा है, लगभग 4000 वर्ग मीटर का जो क्षेत्र है, वहां पे एक समांतर सरकार चलाते थे। वहां पे ना लाइट थी, ना स्कूल थे, ना कॉलेज थे, कुछ नहीं था वहां पे, सड़कें नहीं था। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा सरकार के द्वारा और आज वह मुख्य धारा में जुड़ रहा है। आज उन 45 केंद्रीय सदस्यों में सिर्फ 4 लोग बचे हुए हैं और उनका समापन लगभग मुझे लगता है जिस सरकार जिस नीति से कर रही है और जिस नियत से कर रही है, और वहां पे स्कूल खोले जा रहे हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको लाया जा रहा है और जिसके कारण वहां की मूल धारा में लोग आ रहे हैं। तो जिसके अब आप देखिए वो वहां पे जो बड़े नेता थे, मड़ावी, रिमझा, वरवू राजू, जो एक बहुत बड़े दुर्दांत लोग थे, जिनके ऊपर लगभग 600 लोगों की अर्धसैनिक बलों के मारने की उनके ऊपर चार्जेस थे और उसके साथ सरकार समर्पण की भी नीति चला रही है, उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रही है। तो ये एक सरकार का बहुत अच्छा कदम है। सरकार ने इसके साथ सीआरपीएफ और वहां की पुलिस इंटेलिजेंस और लोकल इंटेलिजेंस और केंद्रीय इंटेलिजेंस सबके साथ समन्वय बना के और वहां के लोगों के साथ समन्वय बना के ये सफलता प्राप्त की है। यह सफलता निश्चित रूप से भारत के जो एक विकसित भारत की कल्पना की जा रही है जी। आप ये कल्पना मानिए कि वहां उन क्षेत्रों में न स्कूल थे, न वहां पे बिजली थी, सिर्फ उनका एक शासन तंत्र चलता था। अब उस विचार से व्यक्ति कितना दूर था। हम 21वीं सदी में मुख्य धारा की बात करते हैं, ये किस तरह से हम बात करते हैं। भूपेन जी तो थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। संगीता जी से सवाल है मेरा। भूपेन जी कह रहे हैं कि पहले वहां पे स्कूल नहीं थे, शिक्षा नहीं था। आप आज अभी दिग्विजय सिंह शासन की बात कर रही थी। सुलेरी जी कह रहे हैं कि 21वीं सदी में अब विकास हुआ है। कहीं ना कहीं वो बीजेपी सरकार को इंडिकेट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप संगीता जी? देखिए, ये जो स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य जो कुछ किया है ये कांग्रेस की सरकारों में हुआ है। जब से मध्य प्रदेश की स्थापना हुई है। मुझे बताइए कि कौन से सन में स्कूल बने थे वहां? हाँ। वहां के लोग क्या पढ़े लिखे नहीं थे? क्या 22 सालों में ही सब कुछ हुआ है? क्या 22 साल लग गए इनको नक्सल खत्म करने में? सवाल बहुत सारे हैं। ये बिजली, पानी, जो भी समस्याएं थी, भूपेन जी कुछ कह रहे हैं शायद के बाद 1956 में जब से मध्य प्रदेश की स्थापना हुई है, उसके बाद यदि किसी ने कोई कार्य किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 2003 में आई है और 2003 से 2026 आ गया। अब आप देखिए उनमें 15 महीने अगर छोड़ दिया जाए तो इतने साल इनको स्कूल, पानी, जल, शिक्षा देने में लग गया। मतलब कि सबसे फेल्यूर सरकार है ये। मैं तो कह रही हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसा फेल्यूर कोई सरकार ही नहीं है, जो वहां बिजली नहीं पहुंचा पाई, शिक्षा नहीं पहुंचा पाई। ऐसी स्थिति में भी यदि आप शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दे रहे थे, दुर्गेश जी कुछ कह रहे हैं। दुर्गेश जी प्राथमिकता नहीं दे रहे थे, देखिए जो लोग बिजली नहीं दे पाए, पानी नहीं दे पाए, आज वो अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। अब
अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कपिल जी जब वरिष्ठ पत्रकार साथी बता रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम पे प्रदेश भ्रष्टाचार युग में जा चुका था और उसको हम 21वीं सदी में लेके आने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि अब इस समय पे अगर संगीता जी विचलित होंगी, तिल बनाएंगी, बिल बनाएंगी, तो निश्चित रूप से यह इसलिए उनकी आंखें खोलने का काम कर रही है। संगीता जी, आप लोगों की सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर सिंचाई आपके समय पे 4 लाख हेक्टेयर पे होती थी तो आज 55 लाख हेक्टेयर पे हम करने का काम कर रहे हैं। अगर आपके समय पे गड्ढों में से समय का अभाव है, समय का अभाव, चर्चा को हम ही विराम देंगे। दुर्गेश जी, संगीता जी, समय का अभाव है, समय का अभाव है, चर्चा को विराम देंगे। इस पूरे मुद्दे पर जुड़ने के लिए दुर्गेश जी आपका, संगीता जी आपका, साथ ही डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में नक्सल उन्मूलन को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आज भी एक तस्वीर सामने आई है बालाघाट से, जहां पर मुख्यमंत्री ने खुद पहुंचकर वहां पर 60 जवानों को जो है आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया है और 100 करोड़ के विकास कार्यों का वहां पर भूमि पूजन, लोकार्पण भी किया है। कहीं ना कहीं ऐसे कार्य बालाघाट से नक्सल उन्मूलन में कारगर साबित होते रहे हैं, होते रहेंगे और आगे आने वाले समय में जो 31 मार्च 2026 की डेडलाइन है, उस डेडलाइन को देखना होगा क्या बालाघाट से वास्तविकता में नक्सल उन्मूलन होगा या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।